हेलो गाइस, मैं नेहा मलिक हाजिर हूँ आपके साथ केमिकल रिएक्शन के पार्ट 2 के साथ। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि हमारा चैप्टर किन किन टॉपिक्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो था इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस, जो हम कल पूरा कर चुके हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन है, वो आज के लेक्चर में पूरा करेंगे। बाकी के दो टॉपिक्स रह जाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड मोर अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस। इनको आने वाले लेक्चर्स में पूरा किया जाएगा। कल के लेक्चर में हमने सीखा था केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। याद हो तो बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी थी? 5 थी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन, द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया मेथड केमिकल इक्वेशन होता है। हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो 2 टाइप्स की होती हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें वर्ड्स के द्वारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिंबॉलिक में सिंबल्स के द्वारा। वर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, आप ये तो नहीं कि पूरा का पूरा लिखेंगे जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसे छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो छोटा करने के लिए हम लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इससे भी छोटा किया जा सकता है सिंबॉलिक मेथड से। Zn फॉर जिंक, H2SO4 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों से बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक इक्वेशन की फॉर्म में। चलिए आगे मूव करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, क्या क्या होना चाहिए केमिकल इक्वेशन में, ये इसने बात की गई है। केमिकल इक्वेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? इट मस्ट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, कोई भी उसमें कमी न रहे। जो केमिकल रिएक्शन में हुआ है वो सब कुछ रिप्रेजेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड होनी चाहिए मतलब जितने एटम्स किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं, वो उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तभी बैलेंस्ड मानी जाएगी और तभी सही मायने में केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। इट शुड बी मॉलिक्यूलर, द एलिमेंट्री गैसेज शुड बी रिटन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल H2, N2, नॉट H और N etc. मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलनी चाहिए, ना कि हाइड्रोजन का एटम H होता है तो हम उसे H यूज कर लें, ये गलत होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन, नॉट रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। इन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसमें ऑक्सीजन ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, यहाँ पे केवल एक एटम है, तो ये अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करना चाहिए। 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बैलेंस्ड है क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी 2 है। जो ये 2 लगाया है हमने दोनों तरफ, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोले जाते हैं जो बैलेंसिंग में हेल्पफुल होते हैं। आगे चलते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन।
वैसे तो हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन सबसे ज़्यादा हम हीट एंड ट्रायल मेथड को ही यूज़ करते हैं और हमारे सिलेबस में भी इसी का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे मूव करते हैं। होता क्या है ये हीट एंड ट्रायल मेथड? वैसे तो ये कोई है ही नहीं, इसका हिंदी में मतलब जाने तो तुक्के वाला काम है कि तुक्का लग जाए तो सही है वरना ना भी हो। लेकिन इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। इसके कुछ स्टेप्स बता देती हूँ, गाइडलाइंस दे देती हूँ। राइट द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड केमिकल इक्वेशन, सेपरेट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बाय एन एरो हेड एज शोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर की फॉर्मेशन की बात करें तो पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। रिएक्टेंट्स को एरो हेड से सेपरेट किया जाएगा प्रोडक्ट्स से, और लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। राइट द सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो भी रिएक्टेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके सिंबल्स लिख लीजिए। सिलेक्ट द फॉर्मूला कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड स्टार्ट बैलेंसिंग। जिस भी फॉर्मूले में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, एटमॉसिटी जिसकी ज़्यादा है, उसी को सिलेक्ट कर लीजिए और बैलेंसिंग करना शुरू कर दीजिए। डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। जो केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसको चेंज मत कीजिए। जितने एटम्स हैं उसमें वो तो सेम रहेंगे ही, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इफ इक्वेशन कंटेन्स आयन्स, अगर इक्वेशन में आयन है देन वी हैव टू बैलेंस एटम्स एज वेल एज चार्ज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कह रहा है कि अगर आयन्स की फॉर्म में है रिएक्शन इक्वेशन, तो हमें उसमें चार्ज को भी बैलेंस करना है, एटम्स को भी बैलेंस करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। क्लोरीन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइल आयन के साथ और देता है हमें OCl माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। अगर यहाँ पे 2 ना होता, OH पे केवल माइनस चार्ज है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, इनको बैलेंस कैसे करेंगे? 2 लगा दिया, आगे लगा दिया। लग गया। अब 2 O हो गए, 1 2 O 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन तो 2 पहले से ही हैं और चार्ज भी बैलेंस हो गया। देख रहे हैं आप, OH माइनस 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर 2 OH है तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। Cl माइनस और OCl माइनस 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। चलिए आगे मूव करते हैं। चार्ज बैलेंस हो गया। लेट अस बैलेंस सम ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अमोनिया रिएक्ट्स विद cuprous ऑक्साइड टू गिव कॉपर, नाइट्रोजन एंड वाटर। इसमें बताया गया है कि अमोनिया रिएक्ट करता है cuprous ऑक्साइड के साथ, कॉपर निकलता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, वाटर निकलता है। अब ये तो हो गई सीधी स्टेटमेंट, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसे केमिकल इक्वेशन बनाना चाहते हैं। अमोनिया वर्ड इक्वेशन में लिख देते पहले। अमोनिया प्लस cuprous ऑक्साइड गिव्स कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। जैसा कि मैंने बताया था, अब इनके सिंबल लिख लीजिए। NH3 CuO Cu N2 H2O। अब अमोनिया मेरे को ज़्यादा आइटम दिखाई दे रहे हैं, 4 आइटम्स हैं। इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए तो 2 लगा देते हैं। यहाँ पे 2 यूज़ करने से हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया है। देख रहे हैं आप, 3 2 6। तो हाइड्रोजन 6 करने के लिए H2O के सामने 3 लगाना पड़ेगा। 3 2 6। यहाँ पे 3 लगाने से ऑक्सीजन 3 हो गया है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यहाँ पे 3 आने से कॉपर 3 टाइम्स हो गया है।
तो इसको भी 3 टाइम्स कर देते हैं। अभी हमारी पूरी बैलेंस है। मोर एग्जाम्पल्स, Al2SO4 की थ्राइस प्लस NaOH गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा एटम्स नज़र आ रहे हैं। Al2 एल्यूमिनियम ट्वाइस, यहाँ पे सिंगल है, 2 यूज़ कर लेते हैं, हो गया। यहाँ पे ट्वाइस यूज़ करने से OH के 6 आयंस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे OH के 6 आयंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 आयंस करने के लिए यहाँ पे 6 लगा लें। SO4 के 3 आयंस हैं, यहाँ पे केवल 1 आयन है, यहाँ पे 3 लगा दिया जाए, लग गया 3, तो क्या हो गया 6 Na हो गया। हमारा Na पहले से ही 6 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बैलेंस हो गई है। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सोडियम 6 है, सोडियम यहाँ पे भी 6 है, SO4 6 है, नहीं SO4 3 है, तो हमारा यहाँ पे भी SO4 3 है, सब कुछ बैलेंस है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव बेरियम सल्फेट प्लस HCl। इसको बैलेंस करने के लिए बेरियम तो पहले ही बैलेंस्ड है, SO4 भी बैलेंस्ड है, H2 और Cl2 बैलेंस्ड नहीं है, ट्वाइस कर देते हैं, अपने आप बैलेंस हो गए। अब Fe प्लस यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स फेरिक ऑक्साइड। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जानते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नेम अलग होता है, इसलिए फेरस होता है इसका, उससे Fe निकला है। Fe यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। अब इन दोनों का कॉमन क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे तो 2 हो जाए और यहाँ पे 3 हो जाए तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 लगने से Fe अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे 2 नए होके 4 हो जाए तो हमारा काम चल सकता है। चल क्या गया, दौड़ गया, इरेज करके लिख देते हैं। फोर लिख दिया। अब हमारा बैलेंस हो गया अच्छे से। आगे चलते हैं। What are the specialities of a balanced chemical equation? एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, उसमें स्पेशलिटीज, उसकी क्या विशेषताएं हैं? It conveys the names of the reactants and products taking part in the chemical reaction. जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, उन सब के नाम मिलेंगे इसमें केमिकल इक्वेशन में। It conveyed the actual number of reactants. जैसे कि मैंने बताया, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ था एंटोइन लैवोसियर ने दिया था, बैलेंसिंग के द्वारा ये सेटिस्फाई हो रहा है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एटम्स का नंबर सेम है, तो ना तो मास डिस्ट्रॉय हुआ है ना क्रिएट हुआ है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी दिखाए जाते हैं। इट टेल्स द रिलेटिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिलेटिव मासेस को भी शो करता है ये। इट ऑल्सो कन्वेज द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इफ रिप्रेजेंटेड। अगर हम रिप्रेजेंट कर दें कि कौन से स्टेट में रिएक्टेंट्स हैं, तो ये फिजिकल स्टेट भी बता सकती है केमिकल इक्वेशन, मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। केमिकल इक्वेशन के 2 और टाइप्स होते हैं, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस वी यूज यूनिडायरेक्शनल, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस वी यूज बाई डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, जिंक सल्फेट अगर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट और जिंक बनाएगा, लेकिन जब हम जिंक को कैल्शियम सल्फेट में डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ZnSO4 मिल जाए और कैल्शियम मिल जाए, नहीं होगा, क्योंकि
कैल्शियम मोर रिएक्टिव है जिंक से। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने। सो यूनिडायरेक्शनल इक्वेशन है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी। बट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को एनर्जी में रिएक्ट करते हैं, एनर्जी की प्रेजेंस में रिएक्ट किया जा सकता है, सनलाइट में रिएक्ट होते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनती है साथ में। यह आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो उसमें वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके CO2, H2O और एनर्जी बनाते हैं, उतने ही अमाउंट में बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये बाइडायरेक्शनल इक्वेशन बन सकती है। 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी गिव्स C6H12O6 + 9O2 और वाइस वर्सा। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो हमें उनकी फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके लिए हम S यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड है तो L यूज़ कर सकते हैं, गैस है तो G यूज़ कर सकते हैं, फिर अपवर्ड का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट है तो PPT यूज़ कर सकते हैं, डाउनवर्ड एरो यूज़ कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ यूज़ किया जा सकता है, डाइल्यूट है तो DIL यूज़ किया जा सकता है, कॉन्सनट्रेटेड है तो CONC यूज किया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज का लेक्चर पूरा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। स्टे एट होम।